हे माय लवली लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और चलिए इसी अच्छी अच्छी बातों के साथ शुरू करते हैं अपनी कहानी रिप्लेस्ड प्राइड ऑफ डेविल प्रोफेसर को। अविनाश फाइनली जो अपने घर पहुंचे थे अपने 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद। थके तो वो थे लेकिन अभी उनके अंदर एक हल्की सी एक्साइटमेंट आ गई थी, जैसे उनका फर्स्ट स्टेप उनके मेंशन के अंदर पड़ा था। अभी वो रूम की तरफ जाते ही लेकिन तब तक अर्चना जी बीच में आकर के उनको इंटरप्ट कर देती हैं और उनको अचानक ही रोकते हुए कहती हैं, बेटा ज़रा सुनिएगा, आप ज़रा बात करनी थी आपसे। अविराज जो अभी तक तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़े थे, दो नमूने जो हल्का हल्का स्माइल करते हुए विराज की तरफ ही देख रहे थे। युग तो कुछ ज़्यादा ही शर्मा रहा था, उसका गाल तो बिल्कुल टमाटर की तरह हो रखा था। वो दिखने में भी हल्का सा गोलू मोलू था और स्पेशली उसका चेहरा तो बहुत, जिसकी वजह से जब भी वो शर्माता उसका गाल बहुत ज़्यादा लाल हो जाया करता था। अविराज जो पहले तो उन दोनों को घूरते हैं, जिससे अब जाकर के उनकी स्माइल एकदम से फेड हो चुकी थी। अर्चना जी जो अविराज को अपने साथ बिठाते हुए कहती हैं, अब आपने परमिशन दे ही दी है तो कुछ सोच कर ही दी होगी। मैं क्या कह रही थी कि शिवाया और नूर के साथ ही इन दोनों की एंगेजमेंट रखने के लिए हमें बहुत प्रिपरेशन करनी होगी अविराज जी, और मैं चाहती हूँ कि इसमें आप। लेकिन तभी अविराज जो तो हल्का शॉक होते हुए कहते हैं, व्हाट, एंगेजमेंट और इन दोनों की। अर्चना जी जो विराट से कहती हैं, आपने ही तो बोला था कि हाँ ठीक है, परमिशन दी थी आपने। ये सुनते हैं विराट जो युग की तरफ घूरते हैं और फिर एक बार वीर की तरफ देखते हैं और फिर उन दोनों से अपनी एक पमी चढ़ाकर इशारों में ही जैसे पूछे थे, ये सब क्या चल रहा है। युग खुश होते हुए कहता है, भाई आपने ही तो बोला था, मैंने बताया था ना, सारा त्रिशा भाभी की क्लासमेट है और इसकी वाली का नाम नताशा है, लेकिन मेरी वाली ज़्यादा सुंदर है भाई। ये सुनते हुए विराट जो खड़े होते हुए कहते हैं, तुम्हारे साथ में किसी की एंगेजमेंट करा के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ ऐसा सोच रहे हो तुम। हाउ इवन यू डेयर टू थिंक अबाउट दिस। लिसन, तुम दोनों लंगूर की शादी किसी से नहीं हो रही अभी, और इन दोनों की अभी उम्र ही क्या है, और तुम तो ठीक से पैदा भी नहीं हो युग। पढ़ाई पर फोकस करो। और ये बोलकर अभी वो वहाँ से जा पाती तभी अर्चना जी कहती हैं, पर कल आपने ही तो हाँ कहा था। वीर जो धीरे से कहता है, शायद भाभी के ख्वाब में होंगे, इसी वजह से हाँ कर दिया था। वो थोड़ा सैड हो गया था, इसी वजह से शायद उसके मुंह से इतना निकल गया था। अविराज वीर की तरफ पीछे मुड़कर उसे घूरते हुए कहते हैं, कुछ कहा तुमने। वीर तुरंत ही खड़े होकर हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि अभी इंगेजमेंट की क्या ज़रूरत है, अब वैसे भी ये भी कोई उम्र है। क्यों युग, ये भी कोई उम्र है शादी करने की। भाई को देखो, 29 में शादी की उन्होंने, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। अविराज जो वीर को देखते हुए कहते हैं, ज़्यादा ज़बान चल रही तुम्हारी, कल आकर देखता हूँ तुम्हें। तभी ये सुनकर युग पूछता है, आज क्यों नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ आज ही लपड़िया दीजिए इसे। लेकिन अविराज को अभी तो अपने इंपॉर्टेंट काम से जाना था फार्म हाउस पर, ऐसे कैसे वो अपना टाइम इन दो लंगूर पर वेस्ट कर सकते थे। वो एक बार माफ़ कर रहा हूँ, कल बात करते हैं इस बारे में। और फिर वो अपने रूम की तरफ जा चुके थे। रूम में एंटर होते उनका सबसे पहला सवाल ये था, तैयार हो गई। लेकिन त्रिशा मैडम क्यों तैयार होती, वो तो आराम से वेट कर रही थी और साथ ही लगातार अपने फ़ोन को देख रही थी। अविराज जो तुरंत ही उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए कहते हैं, तुम अब तक तैयार नहीं हुई। त्रिशा तुरंत ही खड़े होकर उनका हाथ धीरे से अपने हाथ में लेते हुए कहती है, 8 घंटे का ऑपरेशन, सीरियसली आप कितने थक गए होंगे ना। जब से मुझे पता चला मुझे इतनी टेंशन हो रही है। 8 घंटे भी कोई खड़े होकर ऑपरेशन कर सकता है, हे भगवान। आप बहुत थक गए होंगे, आप बैठिए। अविराज जो उसको ये सब कैसे पता ये सोचे जा रहे थे और फिर उसको भी बैठाते हुए कहते हैं, तुम्हें किसने बताया कि मैं 8 घंटे का ऑपरेशन करके आ रहा हूँ, और वैसे भी ये तो ड्यूटी है मेरी, डॉक्टर हूँ मैं, और बीइंग न्यूरो सर्जन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं मेरे पास, तो ये सब तो नॉर्मल है और इसमें इतने थकने वाली क्या बात है। ये बोलकर अभी वो जैसे उठे थे त्रिशा तुरंत उनका हाथ पकड़कर उनको फिर से ज़बरदस्ती बैठाते हुए कहती है, आप ना शांति से ऐसे पड़े रहिए, पता नहीं ठीक से ना पानी पिया होगा ना ठीक से खाना खाया होगा, इतने देर तक खड़े खड़े थकते नहीं है क्या आप, इंसान है मशीन है क्या। उसकी कन्फ्यूजन भरी बात सुनकर कहते हैं, तुम या तो मुझे इंसान ही बोल लो या फिर मशीन ही बोल लो, ये दोनों कैसे हो सकता हूँ मैं। और मैं थका नहीं हूँ, सीरियसली मैं ठीक हूँ। तुम जल्दी से रेडी हो, हमें फार्म हाउस पर जाना है। त्रिशा जो हल्का पीछे होते हुए कहती है, आपको सोने का मन नहीं करता, इतने टाइम से काम करके आ रहे हो और अभी आपको फार्म हाउस जाना है, और फार्म हाउस पर क्या करेंगे। अविराज जो आइविंग करते हुए हल्का स्माइल भी अपने चेहरे पर कहते हैं, वो तो तुम्हें फार्म हाउस चलकर ही पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ।
अविराज अभी जैसे ही खड़े हुए थे अपनी गंदी सी इंटेंशन के साथ, तभी तृषा हल्का सा पीछे होती है और फिर उनको रोकते हुए कहती है, आप थक गए होंगे, आपको रेस्ट करना चाहिए। अविराज उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पर अपने दोनों हाथों को आराम से ठिकाते हैं और फिर हल्का उसकी तरफ बेंड होते हुए कहते हैं, थक तो गया हूँ, तुम थकान दूर करोगे मेरी। तृषा ने जैसे ये सुना था वो अपने पलकों को हल्का सा नीचे झुका ली थी और फिर धीरे से कहती है, अगर आपकी थकान ऐसे ही दूर होती है तो फिर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं फार्म हाउस। और ये बात वो अपनी पलकों को नीचे झुकाए हुए बोल रही थी, लेकिन अविराज ने पहली बार नोटिस किया था कि मैडम जी तो खुद बिना हेजिटेशन के अविराज की बातें मानना शुरू कर दी हैं। ऐसे कैसे? जब अविराज को तृषा रेजिस्ट करती थी, उन्हें रोकती थी, तो अविराज को भी मज़ा आता था, अच्छा लगता था। लेकिन ये भी ठीक है, तृषा का नया रूप अविराज को देखने को जो मिल रहा है, वो भी खुश हो रहे थे। चलो थोड़ा बहुत तो बोल्ड बनना शुरू कर दी हमारी बीवी जी। बहुत बहाना बनाना पड़ा था अविराज को कि तृषा को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, उसे बाहर घुमाना है, लेट हो जाएगा, पता नहीं और क्या क्या। क्योंकि अब फार्म हाउस जाना है इतनी रात में, ये बात अगर वो अपनी फैमिली वालों को बता कर जाते तो अजीब लगता कि आखिर इतनी भी क्या इमरजेंसी आ गई है जो रात में फार्म हाउस, वो भी इतने टाइम से काम करने के बाद। अविराज अब तृषा के साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। तृषा जो कि बहुत मुश्किल से एक बार अविराज की तरफ जैसे ही देखी थी, अविराज को अंदाज़ा नहीं था कि तृषा उनको देख रही है और उनका चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन रखा था जैसे कि उन्हें कहीं पेन हो रहा हो। वो अपने हाथ को ले जाकर के अपने पेट के एक साइड में रखे हुए थे और तभी तृषा उनके लिए थोड़ा कंसर्न होते हुए कहती है, क्या हुआ, आपको दर्द हो रहा है क्या? तुरंत ही अविराज ने अपने चेहरे को नॉर्मल कर लिया था और साथ ही अपने हाथ को हटा करके स्टीयरिंग पर रखते हुए कहते हैं, नहीं तो मुझे क्यों पेन होगा, और वैसे भी डॉक्टर्स को पेन नहीं होता। तभी तृषा कहती है, नहीं एक मिनट, आपने हाथ रखा था वहाँ पर, क्या पेट में दर्द हो रहा है? तभी अविराज बगल से अपने बॉटल को निकाल करके पानी पीते हुए कहते हैं, नहीं वो बस शायद ज़्यादा टाइम से कुछ डोज नहीं लिया ना, तो इस वजह से। तभी तृषा कहती है, हाँ तो फिर ज़्यादा देर खाली पेट रहने से एसिडिटी बढ़ सकती है और फिर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, पेट में दर्द होगा और पता नहीं क्या क्या दिक्कत होगी। मुझे तो लगता है पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। ये सुनते ही अविराज तृषा की तरफ देखकर कहते हैं, क्या बात है डॉक्टर साहिबा, आप तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही हैं अपने पति देव का। वैसे भी फार्म हाउस पर हमारा डिनर प्रिपेयर हो चुका है। ये सुनकर तृषा अविराज से पूछती है, फार्म हाउस पर कोई और भी रहता है, लेकिन जब आप एक बार मुझे वहाँ पर लेकर गए थे तो वहाँ पर कोई नहीं था। अविराज प्यार से उसके कानों के पास आ रहे बालों को पीछे करते हुए कहते हैं, वहाँ पर एक कपल रहता है। तृषा सुनकर कहती है, ओह कपल, वैसे कौन है ये कपल? तभी अविराज जी कहते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, काफ़ी बड़े वो लोग मुझसे, समझ लो दादी और दादा की उम्र के। ये सुनते ही तृषा कहती है, और इतने बूढ़े शेफ कहाँ से मिल गए आपको, और हायर भी क्यों किया, ऐसे बूढ़े लोगों से कोई काम करवाता है भला? अविराज हल्का हंसते हुए कहते हैं, वो लोग काम नहीं करते, बस उन्हें बहुत पसंद है मेरे लिए खाना बनाना। दोनों खाना बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। ओल्ड एज होम में मिले थे वो रहना नहीं चाहते थे वहाँ पर, लेकिन उनके बच्चों ने उन्हें ज़बरदस्ती ओल्ड एज होम भेज दिया था। जब मैं गया था उन लोगों से मिलने तो मुझे बहुत प्यार से अभी बाबू कर रही थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो बहुत परेशान है वहाँ पर। तो बस मैंने बात की और फिर उन्हें यहाँ पर लेकर आया। तो मैं पता है वो बूढ़े होने के बाद भी एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और ओल्ड एज होम में उन्हें बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा था इसके लिए। इसी वजह से मैंने सोचा उन्हें भी तो प्राइवेसी मिलनी चाहिए ना। तृषा सुनते हुए हल्का हल्का अपने चेहरे पर स्माइल हुए कहती है, तो वो लोग प्राइवेसी क्यों चाहते हैं? मतलब ओल्ड एज होम में तो इतने सारे लोग होते हैं, वो माहौल होता है, सब लोग एंजॉय करते हैं। तभी विराज उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तृषा मैं चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाऊँ, मुझे चाहिए हमेशा तुम ही मेरे साथ। मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता ना, जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ मिलेगी। और अगर बताओ कोई ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ सोसाइटी की वजह से मुझे तुमसे दूर होना पड़े तो क्या अच्छा लगेगा तुम्हें? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तभी तृषा घबराते हुए कहती है, हम ओल्ड एज होम क्यों जाएंगे, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। ये सुनते विराज हल्का स्माइल करते हुए कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो तो हम हमेशा साथ रहेंगे।
बूढ़े होने के बाद भी मैं ऐसे ही रोमांटिक रहूँगा तुम्हारे साथ। तो शायद सुनकर हल्का हंसते हुए कहती है, हो वैसे मैं नहीं इतनी जल्दी बूढ़ी होंगी, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, 20 साल की लड़की। तभी अविनाश कहते हैं, हाँ तो क्या मैं बुढ़ा हो चुका हूँ? त्रिशा अपने चेहरे को हल्का हंसते हुए हाँ मिलाते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, हाँ 30 साल के बुढ़े हैं। अंदाज़ा नहीं था कि त्रिशा मैडम ने तो उनकी एज भी जान रखी है। तभी वो धीरे से उसके सर पर अपना हाथ इधर उधर घुमाते हैं जिससे उसका बाल खराब होने लगा था। त्रिशा थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, छोड़िए। तभी विराज से पूछते हैं, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता, और ये 8 घंटे के ऑपरेशन के बारे में कैसे पता चला तुम्हें? तभी त्रिशा कहती है, वो शिवाज सर को कॉल किया था मैंने, तो अचानक ही विराज की गाड़ी की स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। जो एक्सीलेटर पर उनका पैर था, साथ ही अपने गियर को भी लगातार बढ़ाए जा रहे थे। तभी त्रिशा और ज़्यादा उनको बताते हुए कहती है, आपके बारे में बात कर रही थी, तो उसी वक्त उनके मुंह से आपकी एज पे निकल गई। फिर मैंने सोचा कि आप तो कितने बड़े हैं मुझसे। अविराज जो उसे घूरते हुए कहते हैं, तो तुमने शिवाज से बात की है? त्रिशा जो अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ वो, अब आपका फ़ोन तो स्विच ऑफ था, आप ऑपरेशन में थे, तो इस वजह से मैंने उनको फ़ोन कर लिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अविराज जो कि अपने चेहरे पर बहुत ही स्ट्रिक्ट स्माइल लिए हुए कहते हैं, नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। यह स्माइल बिल्कुल फेक थी, लेकिन त्रिशा को समझ में नहीं आया कि अविराज के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। वो तभी न जाने क्या सोचते हुए कहते हैं, बुढ़ा हो गया हूँ ना मैं, आज तो मैं इस बुढ़े की अस्थामना दिखाता हूँ। काफ़ी जल्दी उन लोगों का फार्म हाउस आ गया था। शिवाय के बारे में जैसे त्रिशा ने बोलना शुरू किया था, स्पीड तो 120 से नीचे गई ही नहीं थी उनकी। अब 160 से लेकर 200 के स्पीड में अगर कोई गाड़ी चलाए तो ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी तो पहुंचना ही था। फाइनली आकर के वो लोग फार्म हाउस पर रुके थे। नीचे त्रिशा को जल्दी जल्दी वो बस डिनर करने के लिए टाइम दिए थे और वो खुद जाकर के ऊपर थोड़े बहुत अपने मेडिसिन वगैरह ले रहे थे। त्रिशा को ऐसे अचानक अकेले छोड़कर के विराज ऊपर जा चुके हैं, ये त्रिशा को अच्छा नहीं लगता। वो सबसे पहले तो जाकर के अपने हाथ में प्लेट लेती है और जिस खाने को अभी खाने के लिए विराज ने उसे कहा था वो उसे ऊपर अपने कमरे में लेकर जा रही थी। लेकिन जैसे अभी वो कमरे के अंदर पहुंची थी, अविराज कुछ मेडिसिन खाकर अभी पानी पी रहे थे। तभी त्रिशा उनको तुरंत ही रोकते हुए कहती है, क्या दवाई खा रहे हैं आप, कोई दिक्कत है क्या बॉडी में? अविराज तुरंत ही अपने टैबलेट्स को अपने पॉकेट में हाइड करते हुए कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस वो प्रोटीन के लिए। तभी त्रिशा जो कि उनकी बातों पर भरोसा करते हुए कहती है, ओह अच्छा, तो खाना खाना नहीं खाएंगे? अविराज उसके बातों को सुनकर अपने चेहरे को नाम मिला दिए थे और तभी उससे कहते हैं, तुम खा लो क्योंकि तुम्हें बहुत ताकत की ज़रूरत है आज। त्रिशा आसपास के मॉल को देखते हुए कहती है, आपके जंजीरों वाला कमरा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। ऐसा कमरा क्यों बना रखा है आपने? जेल है क्या ये? ऐसे ऐसे कैदियों को रखा जाता है? अविराज उससे पूछते हैं, तुम्हें बहुत पता है जेल के बारे में, और कैदियों के बारे में भी कुछ ज़्यादा ही जानती हो। त्रिशा जो प्लेट्स को देखते हुए कहती है, खाने का मन तो मेरा भी नहीं है, फ्रिज में रखवा दूँ क्या, कल खा लेंगे। अविराज जो उससे ज़्यादा फोर्स नहीं करने वाले थे खाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली खाना खाने में त्रिशा का टाइम ही तो वेस्ट होता और साथ ही अविराज जी का भी। वो बस अपने एक स्टाफ को बुला करके वहाँ से प्लेट्स को हटवा दिए थे और तभी त्रिशा से कहते हैं, बैठो, मैं क्लोजेट से आता हूँ चेंज करके, तुम्हें भी चेंज करना है? त्रिशा सुनकर कहती है, नहीं मुझे तो नहीं करना, आप शावर ले लीजिए, हॉस्पिटल से आने के बाद आप शावर नहीं लिए थे। ये सुनते विराज उसके चेहरे को दबाते हुए कहते हैं, मैंने अपने चैम्बर में शावर ले लिया था, तुम्हें क्या लगता है मैं हॉस्पिटल से घर बिना शावर ले आऊँगा? नॉट पॉसिबल। पर कोई बात नहीं, अगर आप चाहती हैं कि मैं एक और बार शावर ले लूँ तो ठीक है, तब तक तो मूवी एंजॉय करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वो जैसे ही पहले क्लोजेट में गए थे तुरंत ही अपने मेडिसिन को अपने वार्डरोब में छुपा दिए थे और अपने हाथ को उसी वार्डरोब पर रखते हुए कहते हैं, आई होप सो तुम्हें इस बारे में पता ना चले, वरना तो तुम परेशानी हो जाओगी, एक तो छोटा सा दिमाग है तुम्हारा। और वो थोड़े ही देर में वो क्लोजेट से अटैच्ड अब बाथरूम के अंदर जा चुके थे शावर लेने के लिए, और वहीं त्रिशा के लिए उन्होंने जो मूवी लगाई थी, वाहियात मूवी थी ये। त्रिशा तो लगातार रिमोट ढूंढ रही थी कि आखिर वो बंद कैसे करे। ये सारी चीज़ें छी थू त्रिशा से नहीं देखी जाती। वो बेचारी मासूम सी, प्यारी सी, अच्छी सी बच्ची थी। उसने तो कभी ये सारी चीज़ों को इमेजिन तक नहीं किया था जो कि उसके सामने इस वक्त हो रही थी। वो खुद से कहती है, ऐसी चीज़ें लोग शूट कैसे कर लेते हैं,
वैसे भी मूवी शूट होने में तो इतने सारे लोग होते हैं आसपास, फिर ये सब कैसे? लोगों को शर्म कैसे नहीं आती है ऐसे छोटे छोटे निक्के निक्के कपड़ों में? और वो जल्दी जल्दी इधर उधर रिमोट खोज रही थी क्योंकि अब उसे अंदाज़ा हो गया था कि अविराज के फुट स्टेप्स जो कि अब बाहर की तरफ आ रहे हैं। अविराज फाइनली जैसे बाहर की तरफ आए थे, तृषा ने तो अपने आप को तुरंत ही विंडो की तरफ घुमा लिया था। ऐसा प्रिटेंड करी थी जैसे उसने तो मूवी का कोई सीन देखा ही ना हो। अभी अविराज जो बड़ी से लगे अपने स्क्रीन पर देखते हैं और फिर तृषा को उसकी तरफ मोड़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ, मूवी नहीं देख रहे? तृषा कहती है, ये मूवी थोड़ी ना है, पता नहीं अजीब सी ब्लू फिल्म लगा कर चले गए थे आप, बंद करिए ऐसे, पता नहीं आवाज़ आ रही है अजीब अजीब सी। अविराज उससे कहते हैं, बस आवाज़ कैसे आ रही है, उसमें तो सीन्स भी चल रहे हैं, तुम देखो तो सही। तृषा कहती है, आप ही देखिए ये सब, मैं नहीं देखती। अविराज तुरंत ही उसको रोकते हुए कहते हैं, मैं भी नहीं देख सकता, मैं अपनी बीवी के अलावा और किसी को ऐसे बिना कपड़ों के देखूं, दैट इज़ नॉट फेयर ना। और तुम्हें भी तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम भी तो जेलस हो जाओगी। तो शायद सुनकर हल्का स्माइल करते हुए कहती है, वही तो, ये सब बंद करिए, तुरंत बंद करिए, मुझे नहीं देखना किसी और मर्द को ऐसे। अविराज ये सुनते हुए कहते हैं, तो किसे देखना चाहते हो ऐसे? मुझे? आप पहले मूवी बंद करिए ना, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं उसमें से। अविराज तुरंत ही रिमोट का इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन को ऑफ करते हैं और फिर तृषा की तरफ हल्का लीन होते हुए कहते हैं, एज यू से मैडम, हो गया, और कुछ ख्वाहिश है आपकी? जितना वो पीछे जा रही थी, अविराज उतने उसकी तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे। तभी तृषा कहती है, देखिए, आप ये मत समझिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ, अब जो ये सब करता है ना, उससे मेरा भी हार्मोन लेवल बढ़ जाता है, और अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो? तभी सुनकर अविराज जो उससे थोड़ा क्यूरियस होकर पूछते हैं, तो? तभी तृषा अपने हाथ को ले जा करके उनके बेयर चेस्ट पर रखते हुए कहती है, तो ये हो सकता है कि आपकी इज्जत नहीं बचेगी, आपकी इज्जत लुट जाएगी अविराज जी, थोड़ा शर्म किया करिए। अविराज जी सुनते हुए कहते हैं, तुम ऐसी बातें कब से करने लगी? तुम रेजिस्ट किया करो, मुझे अच्छा लगता है जब रोकती हो, और फिर मैं तुम्हारे साथ जो ज़बरदस्ती करता हूँ, अच्छा लगता है जब तुम शर्माती हो तो। तभी तृषा कहती है, तो आप नहीं चाहते कि मैं बेशर्म बनूं? अविराज अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, और अभी ये बोलते बोलते वो कुछ ज़्यादा ही उसके तरफ लीन हो चुके थे कि तृषा अपनी आंखें झटके से बंद कर लेती है, क्योंकि वो इतना क्लोज अविराज को देख ही नहीं पा रही थी, और शायद उसके भी हार्मोन्स इस वक्त पीक पर थे। और जैसे ही अभी उसे एक्सपेक्टेशन थे कि अविराज उसे आकर कैसे करेंगे, जिससे उसने अपने होठों को हल्का सा खोल दिया था, और जैसे वो अविराज को खुद ही इसके लिए परमिशन दे रहे हो, लेकिन अविराज जो हल्का सा बस उसके होठों से अपने होठों को रब करते करते रुक गए थे, और फिर उसके कानों के पास जाते हुए कहते हैं, यू हैव टू बेग फॉर मी, मैं तब तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक तुम मुझे खुद इसके लिए तड़पते हुए रिक्वेस्ट नहीं करोगी। ये सुनते ही तृषा की आंखें एकदम से खुल गई थी, और फिर वो अपनी प्रॉमिस से कोड़ते हुए कहती है, ये भी करना होता है, और इसमें क्या मज़ा मिलेगा आपको? मैं तो कह रही हूँ ना, कर लीजिए किस, इसमें क्या है? अब राजी सुनते हुए कहते हैं, ऐसे थोड़ी ना, तृषा थोड़ा सा यूनिक वर्सन करता है, हर बार किस करेंगे नॉर्मली तो फिर वो नॉर्मल नहीं हो जाएगा। जस्ट गो एंड शो मी कि तुम कितना डीपली चाहती हो मुझे अपने पास, अपने अंदर। शो मी हाउ पैशनेटली यू आर मिसिंग माई टच। तृषा जो बेड से खड़े होते हुए कहती है, मैं कोई मिस विस नहीं करी आपके टच को, वो तो आप आ रहे थे करीब तो मैं आने दे रही थी, नहीं करना है तो मत करिए, मैं क्यों बैक करूँगी, और वैसे भी मैं किसी से भीख नहीं मांगती। अविराज पे उससे कंफर्मेशन लेते हुए कहते हैं, ओके सो तुम पक्का मुझे बैक नहीं करोगी, एंड यू रियली डोंट वांट इट राइट? तृषा भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, हाँ, आई रियली डोंट वांट इट। लेकिन ये बोलते बोलते वो जब भी अविराज की तरफ देखती उसे खुद ही रिग्रेट हो रहा था, और अगर यही सब करना था तो फिर क्यों लेकर आए फार्म हाउस पर? बेचारी का अच्छा खासा मूड बना हुआ था, और अविराज को भी पता था शायद उसके बारे में एक वीकनेस। अविराज धीरे से कहते हैं, वैसे तुम्हारे पीरियड्स कब आए थे तृषा? तृषा सुनते हुए कहती है, हो गया होगा 8-10 दिन, या शायद उससे ज़्यादा। क्यों?
मुझे याद नहीं है, और वैसे भी मुझे बाकी लोगों की तरह पीरियड्स में पेन नहीं होता थैंकफुली, तो इस वजह से मुझे याद भी नहीं रहता। बट हाँ, शायद तभी अविनाश कहते हैं हो गया ना नियर अबाउट 14 days। तो शायद सुनकर कहती है हाँ लगभग वैसा ही कुछ, अब शायद 14 days ही हुए, बट क्यों? तभी अविनाश से कहते हैं नहीं बस पूछ रहा था, तुम्हें पता है ये फेज़ ओव्यूलेशन टाइम होता है? तो शायद सुनकर कहती है हाँ पता है। अविनाश उसे कहते हैं अब तो मिल्क शेक पियोगी? तो शायद सुनकर कहती है आप फार्म हाउस पर मुझे मिल्क शेक पिलाने लेकर आए थे, मैंने सोचा था कि आप कुछ, छोड़िए अब कुछ नहीं। अविनाश जो हल्का स्माइल किए हुए बाहर निकल गए थे, अपने शर्ट को अपने हाथ में लिए हुए, और बाहर निकलते निकलते उन्होंने शर्ट पहन भी ली थी। जैसे अभी वो किचन में जाते तभी वो बूढ़ी सी औरत जो उनको रोकते हुए कहती है अरे आप यहाँ काम क्यों करेंगे, हम हैं ना, कुछ बनाना है तो हमें बता। लेकिन तभी विराज उनको बीच में रोक कर उनके कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं सो जाइए, बहुत रात हो गई है, खाना खा लिया आप लोगों ने? वो दोनों लोग अपने सर को हाँ मिला दिए थे, लेकिन तभी उनके हस्बैंड जो अपना हाथ जोड़ते हुए कहते हैं पर आपको कोई ज़रूरत हुई तो हमें यहाँ रहना ज़रूरी है ना। लेकिन अविनाश ने उन दोनों को मना कर दिया था और तुरंत ही उन दोनों को अपने कमरे में भेज दिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली त्रिशा के लिए वो चॉकलेट मिल्क शेक वो खुद बनाने वाले थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था। अविनाश पहले अपने फ्रिज में से कुछ डार्क चॉकलेट निकालते हैं और फिर मिल्क शेक को बनाना शुरू करते हैं। जब फाइनली वो मिल्क शेक कम्प्लीट हो गया था, तब ऊपर से उन्होंने टैप चॉकलेट को गार्निश करके डाल दिया था, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ त्रिशा, जो कि अपने फ़ोन से किसी से बात किए हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। भाभी ऐसे थोड़ी ना होता है, वो यहाँ आकर के मुझे कह रहे हैं कि खुद बोलो मुझे ये सब करने के लिए, अब मैं क्यों बोलूँगी? मैं थोड़ी ना तड़प रही हूँ, वो तड़प रहे हैं। आपने तो बोला था बोल्ड बनो, अब वो भी बन गई, तो अब ये कुछ नया लेकर आ गए। जब भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ो तो ये और ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तभी आरोही कहती है हाँ तो बेग करो ना त्रिशा, उसमें तो अलग ही मज़ा आता है। जस्ट गो एंड से हिम प्लीज़, प्लीज़ अविराज जी। वैसे सॉरी हाँ, मैं ये नाम नहीं यूज़ कर सकती, मैं तो आशीष जी को बोलती हूँ। प्लीज़ आशीष जी, और मत तड़पाइए ना, यू नो यू हैव टू बेग हिम। ये सुनते ही त्रिशा कहती है मैं नहीं मांगती भीख वीख किसी से, मैं बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज इंसान हूँ, भीख मांगे मेरे दुश्मन। तभी ये सुनकर आरोही कहती है तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है, बेवकूफ़। तभी फाइनली अब त्रिशा को आवाज़ आ रही थी कि विराज फिर से कमरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे वो तुरंत उनको रोकते हुए कहती है अच्छा भाभी, मैं ना आपको अपडेट देती हूँ बाद में, अभी ना वो शायद आ रहे हैं, मैं रखती हूँ फ़ोन। और ये बोल करके उसने फ़ोन काट दिया था और फिर लगातार अपने होठों को बाइट किए जा रही थी, क्योंकि उससे भी उम्मीद थी कि विराज कुछ तो करेंगे। बट यहाँ तो कुछ की जगह कुछ नहीं हो गया था। वहीं अब फाइनली अंदर की तरफ आते अपने हाथों में ग्लास लिए हुए और उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं ये लीजिए मैडम, आपके लिए टेस्टी सा चॉकलेट मिल्क शेक। त्रिशा उसे अपने हाथ में लेते हुए कहती है थैंक यू, ऐसे मुझे पसंद है ये। और फिर उसने उसे बिना कुछ सोचे समझे पीना शुरू कर दिया था, ऊपर से गार्निश चॉकलेट जो कि और ज़्यादा टेस्ट उसका इन्हेंस कर रहा था। पूरा चॉकलेट शेक ख़त्म करने के बाद अविराज जो लगातार उसे अभी वॉल से टिक कर घूरे जा रहे थे, तभी त्रिशा कहती है क्या हुआ? उसके होंठों पर हल्का हल्का उस चॉकलेट शेक के निशान छूट गए थे, जिससे वो अपने हाथों से पोंछते हुए धीरे से उसे अपने होठों से लगा करके टेस्ट करते हुए कहते हैं दिस इज सो त्रिशा, मैंने इतना प्यार से तुम्हारे लिए चॉकलेट शेक बनाया और तुमने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं भी पी लूँ, मतलब तुम्हें शेयर करने की आदत नहीं है? त्रिशा सुनकर कहती है अगर बनाना ही था तो अपने लिए अलग बना लेते, मुझे तो इतना टेस्टी लगा मैं पूरा पी गई। अविराज ये सुनकर कहते हैं इट्स ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम भी सो जाना। और ये बोलकर वो आराम से जा कर के अपने शर्ट को उतारते हैं और फिर बेड पर लेट चुके थे और साथ ही उन्होंने अपने हाथों को अपने सिर के पीछे लगा रखा था, न जाने क्या सोचकर। उससे उनके बाइसेप्स जो इतने ज़्यादा उभर कर दिखाई देते थे, साथ ही उनके एब्स। वहीं त्रिशा भी अपने कपड़े को चेंज करने के लिए क्लोजेट में गई थी, लेकिन यहाँ पर तो अजीब व गरीब कपड़े रखे हुए थे। लेकिन त्रिशा को अब चेंज तो करना ही था, क्योंकि वो साड़ी पहनकर यहाँ पर आई थी और
वो साड़ी पहनकर सो तो नहीं सकती थी, जिससे वो अब एक लॉन्ड्री के साथ ऊपर से श्रग भी डाल चुकी थी और आकर के आराम से अभी लेटी थी, लेकिन लेटे लेटे बार बार उसकी नज़र अविराज पर जा रही थी, जो कि आराम से अपनी आंखों को बंद किए हुए शायद नींद ले रहे थे। वो सोने की कोशिश तो बहुत कर रही थी, मगर न जाने क्यों उसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था इस वक्त। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। बार बार उसका दिल चाह रहा था कि वो अविनाश के और ज़्यादा क्लोज जाए, और वो धीरे धीरे अपने शक को खोलते हुए उनके बहुत ही करीब आकर लेट चुकी थी। उसके हाथ तो हल्का हल्का ठंडे पड़ रहे थे, क्योंकि उसे अपने हाथ को अविनाश के एब्स पर रखना था, जो कि ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा सा तो डरावना था। लेकिन खुद के ही हाथ को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, ये क्या कर रही हूँ मैं? इतनी ठरकी कैसे हो गई? माना कि मेरा टाइम सही नहीं चल रहा, पर फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सो रहा है ना? और फिर वो अपनी थूक अटकते हुए विराज की तरफ देखते हुए कहती है, पर गलती भी तो इन्हीं की है। अब ऐसे नंगू पंगू सोएंगे तो इनकी इज्जत लूटने का मन नहीं करेगा मेरा। मैं भी तो लड़की हूँ, मेरे भी हॉर्मोन्स हैं। वो बातें तो ऐसे कर रही थी जैसे कि विराज को कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो, पर ऐसा नहीं था। अफसोस की बात कि विराज सब सुन रहे थे अपनी आंखें बंद किए हुए, और मन ही मन बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे थे। हाँ, मगर इस वक्त अपने चेहरे पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन रखे हुए थे, जैसे कि उन्हें बहुत गहरी नींद आ चुकी हो। तभी त्रिशा धीरे से उनके कान के पास झुकते हुए कहती है, आप तो सो रहे हैं ना, आपको तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ तो फिर ठीक है, अगर हाथ भी लगाऊंगी तो इन्हें थोड़ी ना पता चलने वाला है। और फिर वो धीरे से अपने हाथ को ले जाकर उनके एब्स पर रखी थी और फिर एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और साथ ही अपने निचले होंठ को खुद से काटते हुए कहती है, वाह, पति तो सही मिले मुझे, एकदम से रोमांटिक मूवी वाले। फिर उनके चेहरे पर हल्के हल्के बियर्ड्स को अपने हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, दिखते भी सही हैं, और ये जब मेरे पास आते हैं तो कितना अच्छा लगता है मुझे। कैसे बताऊँ इन्हें? अब क्या करूँ, लड़की हूँ, थोड़ा शर्माना तो पड़ता है ना, पर अच्छा लगता है मुझे। खर्राटे लेकर सोए जा रहे हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? कितना प्रिपेयर होकर आई थी मैं, गंदे कहीं के। और फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों को उनके एब्स पर लगातार सहलाए ही जा रही थी। न जाने क्यों उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब कर क्यों रही है। हाँ, वैसे भी उसका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा था और ऊपर से वो टैब चॉकलेट का शायद असर। अब विराज को तो सब अच्छे से पता था, बस त्रिशा नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर वो धीरे धीरे उनके चेहरे के करीब आते हुए कहती है, काश काश थोड़ा सा किस ही कर लेती। और उसका दिमाग अचानक से काम किया था, किस तो कर ही सकती हूँ, ये तो नींद में है, इन्हें कौन सा पता चल जाएगा। और वैसे भी इस बार अच्छे से करूँगी, फुल पैशनेटली वाला। और ये बोलकर वो खुद से खुश हो जा रही थी। उनके होठों की तरफ त्रिशा का ध्यान था और वो धीरे धीरे अपने होठों को उनके होठों पर रख भी दी थी। लेकिन जैसे अभी वो बहुत ही पैशनेटली उन्हें किस करना शुरू करती, उसे अंदाज़ा होता है कि अविराज हल्का सा अपनी आंखें खोले हैं, जिससे वो झटके से उनसे दूर होती है और फिर उनकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहती है, जग तो नहीं रहे, पर मुझे ऐसा क्यों लगा देख रहे हैं? नहीं नहीं, किस करूँगी तो ऑब्वियसली जग ही जाएंगे, पागल हो गई हूँ मैं। तभी धीरे से उसके कान में आवाज़ आती है, एक और बार करो ना, मुझे अच्छा लग रहा है। उसका चेहरा अपनी जगह पर बिल्कुल स्टैचू सा बन गया था। वो नहीं अब देखने वाली थी अविनाश को, और वो इधर उधर देखते हुए कहती है, मैं तो वो आपके होठ पर मच्छर आ रहा था, मच्छर बैठा था तो मैं बस उसे हटा रही थी। अविनाश हंसते हुए कहते हैं, यहाँ पर मच्छर नहीं आते त्रिशा, झूठ भी बोलना है तो कुछ ऐसा बोलो जो तुम्हारे झूठ को वेरीफाई कर सके। त्रिशा उनकी तरफ घूमते हुए कहती है, आपकी गलती है, ऐसे क्यों सोए आप? अगर मैं कपड़े उतार कर सोऊंगी तो आपकी नीयत नहीं फिसलेगी, मैं भी तो इंसान हूँ ना, आपको सोचना चाहिए मेरे बारे में। अविराज ये सुनकर उठकर बैठते हुए कहते हैं, क्या सोचूं? तुमने ही तो कहा कि तुम्हें नहीं चाहिए कुछ भी। मैंने तो तुम्हें ऑप्शन भी दिया था, अगर तुम्हें वाकई मन कर रहा है तो मुझसे बेग करो, रिक्वेस्ट करो दैट यू नीड मी। उससे पहले तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, आई स्वेयर। और ये बोलकर वो आराम से अपनी एक करवट बदल करके अपने एल्बो के टेक लगा करके त्रिशा को देखे जा रहे थे, और त्रिशा उन्हें घूरे जा रही थी और एकदम से अपने हाथों को ले जाकर उनके गले के पास ले जाते हुए चिड़चिड़ाते हुए कहती है, ओ मैं क्या करूँ आपका? बैक बैक करना, बैक नहीं करना मुझे, मैं भीख नहीं मांगती। अविराज से कहते हैं, आई सेड रिक्वेस्ट,
तृषा, अपनी आंखों में बैग लेकर के रिक्वेस्ट करो मुझसे। ऐसे थोड़ी ना हर बार तुम्हें प्लेजर दे दूंगा मैं। यू हैव टू शो इट कि तुम्हें ज़रूरत है मेरी। तभी तृषा अपने बालों को इधर उधर घुमाते हुए कहती है, इससे मैं शेमलेस नहीं लगूंगी? ऐसे तो गंदे लोग करते हैं ना। मैं ऐसे बोलूँगी तो तभी विराज उससे कहते हैं, अच्छा तो मैं हर बार करता हूँ इसका मतलब मैं बेशरम हूँ? तृषा अपना कंधा उचकाते हुए कहती है, नहीं पता मुझे, वो तो आप अच्छे से जानते होंगे खुद ही आपके बारे में। अविराज आराम से अपने करवट को दोबारा से जैसे ही बदलने वाले थे तभी तृषा कहती है, अच्छा प्लीज़ ना, प्लीज़। तभी अविराज उसे पूछते हैं, क्या प्लीज़ तृषा? किस लिए प्लीज़ कह रही हो मुझे? तृषा कहती है, आपको पता तो है ना मैं किस लिए प्लीज़ कह रही हूँ? क्यों परेशान कर रहे हैं? अविराज उसे कहते हैं, ओह ज़रूरत है मेरी। तृषा बहुत ही प्यार से छोटे बच्चों की तरफ अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ अब तो कह रही हूँ ना, अब तो मान जाइए। इससे भी आप मुझे फार्म हाउस लेकर आएँ, कॉलेज की छुट्टी है, पढ़ाई भी नहीं करनी अभी तो थोड़ा बहुत तो ये सब कर ही सकते हैं। और मेरी तो शादी भी हो गई है आपसे, कोई गलत काम थोड़ी ना है ये। अविराज उससे कहते हैं, यही तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, कोई गलत काम थोड़ी ना है। हम ऐसे के लिए तो शादी की एक दूसरे से, है ना? तभी तृषा अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, मैंने तो सिर्फ अपनी दी की ज़िंदगी बचाने के लिए शादी की थी आपसे, पर मुझे नहीं पता था कि एक्सीडेंटल शादी इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी और मुझे आप मिल जाएंगे। तृषा के मुंह से यूँ अपनी तारीफ सुनना अविराज के लिए कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि तृषा के मुंह से यूँ अपनी तारीफ सुनने में अविराज को भी मज़ा आ रहा था। और वो बहुत ही शान के साथ उससे पूछते हैं, तो मतलब मैं अच्छा हूँ? और किस चीज़ में अच्छा हूँ? तृषा धीरे से कहती है, आप सब चीज़ में अच्छे हैं, दिखने में इतने परफेक्ट हैं, और आपके ये शार्प नोज़, प्यारी प्यारी आँखें, आपके बियर्ड, आपका स्टाइल, और जब आप चलते हैं तो सब लोग कितना डर जाते हैं आपसे, और आपके सामने किसी के कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। वो ऑरा, वो वो जो आप हैं ना, वो आपका एटीट्यूड, आपकी आवाज़। और ये बोलते बोलते वो लगातार उनके क्लोज बढ़ते जा रही थी। तभी आज तो जैसे तृषा अविराज की तारीफ करते रुकने नहीं वाली थी। तभी अविराज उसको एकदम से रोकते हुए कहते हैं, मैडम जी स्टॉप योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ। नो, आई नो वेरी वेल दैट यू आर सो फॉल इन लव विथ मी, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुझे करीब आकर के सेड्यूस करोगी। रिक्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तभी तृषा कहती है, ओके आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मुझे परेशान मत करिए, और जो करना है जल्दी करिए ना प्लीज़। अविराज उसे कहते हैं, क्या करना है मुझे तो नहीं पता कुछ भी, अगर तुम कुछ करना चाहो तो। तभी वो एकदम से अविराज के ऊपर जाते हुए उनके गर्दन पर ज़ोर से अपना हाथ रखते हुए कहती है, और अगर मैं वाइल्ड हो गई तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे मुझे? तृषा के इस टोन को अविराज भी बहुत ध्यान से सुनते हुए कहते हैं, ओह तुम और वाइल्ड, पता भी है वाइल्ड मतलब क्या होता है? और अगर गलती से भी इसके बारे में जान लेना तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि इसमें काफ़ी पेन होता है। तृषा हैंडल कर पाओगी? तृषा की सांसों की रफ्तार वाकई बहुत तेज़ हो रही थी, और अब उसे नहीं चाहिए था कि अविराज उसे ऐसे कंट्रोल करे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसके मन में जो भी था वो विराज के सामने पूरी तरह से अब और ज़्यादा शर्म करते हुए अपने आप को कवर अप नहीं करना चाह रही थी। वो विराज के गर्दन पर अपने नाखूनों को धीरे धीरे धंसाते हुए कहती है, आई एम रेडी, आई एम लिटरली रेडी फॉर एवरीथिंग, प्लीज़। लेकिन अविराज के भी नखरे कौन से कम थे, वो भी पूरे एटीट्यूड में कहते हैं, ओह बट आई एम नॉट हार्ड राइट नाउ, तो ऑब्वियसली मैं कैसे करूँ ये सब, मुझे लगता है दैट यू हैव टू। तभी तृषा कहती है, मैं कर दूँ? अविराज ने जैसे ही सुना था वो अपनी एक बाह में चढ़ाते हुए कहते हैं, क्या करोगे तुम? तृषा अपनी गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, हेल्प, हेल्प कर दूँ मैं आपकी? तुम मुझे हार्ड करने में हेल्प करोगी? आर यू सीरियस तृषा? तभी तृषा एकदम से अपने श्रग को अपने शोल्डर से नीचे करते हुए कहती है, आर यू श्योर कि आप मुझे ऐसे देखकर हार्ड नहीं होंगे? है इतनी कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर? तो ठीक है फिर,
और ये बोलते बोलते उसने शक को ऑलमोस्ट अब एक साइड में फेंक ही दिया था। और जिस तरह से उसके अभी ड्रेसिंग सेंस और साथ ही उसकी क्लेवर्स दिख रही थी, ऑब्वियस सी बात थी अब विराज के लिए भी तो मुश्किल ही हो रहा था। वो एकदम से अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमा ले थे, लेकिन तभी त्रिशा ज़बरदस्ती उनके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहती है, देखिए ना, आप तो हार्ड नहीं होंगे, है ना? मैं तो जो कर रही हूँ उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, तो फिर देखिए। अब जो हालत त्रिशा की थी, उसी सेम लेवल पर अब विराज भी आते जा रहे थे। दोनों की सांसों की रफ्तार अब तेज़ हो चुकी थी। अब विराज हल्का हल्का उठकर बैठते हुए फाइनली अब त्रिशा की क्लीवेज की तरफ झुकी बातें, लेकिन तब तक त्रिशा उनको रोकते हुए कहती है, आप तो बड़ी जल्दी मेल्ट हो गए। अभी तक तो आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन रहे थे, हो गए हार्ड। और फिर वो अचानक ही बेड पर ही खड़ी हो गई थी। तभी विराज उसे कहते हैं, अब ये क्या कर रही हो, मेरे ऊपर कूदना है तुम्हें? तभी त्रिशा पीछे से अपने लॉन्ड्री के लेस को खोलते हुए कहती है, सरेंडर कर रही हूँ, आप हैंडल करिए अब मुझे। जैसे अभी वो अपने लेस को पूरी तरह से खोल पाती, उससे पहले अविराज ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ ऑलमोस्ट उसे खींच लिया था। और फिर त्रिशा के पीठ पर धीरे से अपना हाथ चलाते हुए कहते हैं, सॉरी त्रिशा, मुझे आई थिंक ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता भी नहीं है, बट तुम ये सब खुद से नहीं कर रही हो। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट चॉकलेट। मुझे तुम्हें ऐसे मजबूर नहीं करना चाहिए। आई थिंक तुम्हें शावर ले लेना चाहिए। और तभी त्रिशा कहती है, वेट, क्या बोल रहे हैं आप? अविराज अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, त्रिशा, मुझे लगा था कि तुम खुद से तो ये सब नहीं करोगी, इस वजह से मैंने तुम्हें एक चॉकलेट खिलाया था जिसका नाम। तभी त्रिशा कहती है, डार्क चॉकलेट, जो कि ऊपर से आपने क्रश करके डाला था। जब आप किचन में वो सब कर रहे थे तो मैं पीछे से देख रही थी आपको। जानबूझकर पिया है मैंने वो चॉकलेट शेक। मुझे भी पता है, अगर मैं वो नहीं पीती तो शायद मैं इतना बोल्ड हो ही नहीं पाती। अविराज ये सुनते हुए हल्का स्मर्क करते हुए कहते हैं, तुम तो काफ़ी अच्छी स्पाई बन रही हो। त्रिशा उनके ऊपर जाते हुए कहती है, अब आप। त्रिशा उनका हाथ पकड़कर उन्हें ज़बरदस्ती खींचते हुए कहती है, अब आप आ रहे हैं या फिर मैं पागल हो जाऊं? प्लीज़